चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर इंसुलेटर्स होते हैं विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। तो इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट जरूर करते हैं। यानी कि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं। ये दो टाइप के हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं HCl, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। तो HCl मोलिक्यूल के बारे में आप देख सकते हैं कि HCl के अंदर जो होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में शेड है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा खिंचा हुआ रहता है। तो उसकी वजह से इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहेगा क्लोरीन के ऊपर और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो HCl मोलिक्यूल है ये एक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है एंड इट हैज़ ए डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको पोलर बोलते हैं। पोलराइजेशन है, दो पोल्स बने हुए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। तो इनके मोलिक्यूल्स का जो डाइपोल मूवमेंट है वो नॉन जीरो होता है। और नॉन पोलर वो होंगे जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। जैसे H2 है, तो H2 के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्डेड आपस में, कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो ये सेंटर में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अराउंड देयर न्यूक्लियाइज। तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, इसलिए इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। तो दैट्स वाई ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा अराउंड देयर न्यूक्लियस। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो सेपरेट होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस में। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि पोलराइजेशन होता है, दो पोल्स बनते हैं। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड करता है। तो इसको इस पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को मोलिक्यूल्स को कुछ इस टाइप से भी शो करते हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड कर रहा है। और इसको हम लोग कुछ इस टाइप से शो करते हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये पोलर मोलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मोलिक्यूल है। तो इसके बाद हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या है कि व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जब एक नॉन पोलर यानी कि ये वाला डाइलेक्ट्रिक जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस कर दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो वेन एवर चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट एक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये काम करता है। ये फोर्स काम करता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट टू द फील्ड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे यानी कि डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेस होगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई करोगे तो डायग्राम कुछ इस टाइप से हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा आगे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा पीछे, यानी कि इस टाइप से पोलराइजेशन हो जाएगा। यानी कि जो नॉन पोलर जो है वो भी पोलर मोलिक्यूल के जैसे बिहेव करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक polarization. So this phenomena is known as dielectric polarization. That is, whenever non-polar dielectric is placed in electric field, it behaves like a polar dielectrics. So non-polar that is a non-polar dielectric placed in electric field behaves like a polar dielectric, and this phenomena is known as dielectric पोलराइजेशन। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो पोलर बन गया तो उससे डाइपोल मूवमेंट भी इंड्यूस होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा
पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा फील्ड जो है वो अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। जैसे ये फील्ड हमने अप्लाई किया था तो उससे उसी से ये सेपरेशन हुआ चार्जेस का। तो जितना ज़्यादा फील्ड आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा जो है डाइपोल मोमेंट जो इसका बनेगा, यानी कि चार्जेस में सेपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो होगा पर मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ई विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट होगा। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, इक्वलिटी लेके हैं, देन वी विल गेट अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई, वेयर अल्फा एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये अल्फा जो है इसको बोलते हैं एटॉमिक और मोलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक और मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी, ये कांस्टेंट होता है एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अल्फा के जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, अल्फा के जो यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स वो होते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, इसके एसआई यूनिट्स होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो अल्फा का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब। ठीक है, आप यहाँ से यूनिट्स बना भी सकते हो, तो ये किसके यूनिट्स बन जाएंगे। इसके बाद मान लेते हैं लेट स्मॉल एन विल बी द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो डाइलेक्ट्रिक है उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर मान लीजिए कि n मोलिक्यूल्स हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी है मोलिक्यूल्स की, इसको नंबर डेंसिटी भी बोल देते हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक मोलिक्यूल के अंदर इतना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, तो n मोलिक्यूल्स में कितना इंड्यूस होगा, n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हेंस induced dipole moment per unit volume, induced dipole moment per unit volume की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो P कैपिटल P से मैं उसको लिख रहा हूँ, वो जाएगा आपके पास n मल्टीप्लाई बाय स्मॉल p। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यू विल गेट n अल्फा एप्सिलॉन नॉट e, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर जो n अल्फा है, n अल्फा इसको पुट कर देते हैं हम, ये अनदर कांस्टेंट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो किसके इक्वल होगा, ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको फिर से मैं बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी, सस्केप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी होती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर जो होता है, ये मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करता है और ये यूनिट लेस होता है एंड इट इज़ यूनिट लेस। ये जो सस्केप्टिबिलिटी है वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है इसको बोल देते हैं पोलराइजिंग डेंसिटी। This P, that is induced dipole moment per unit volume, which is also known as polarizing density। तो इसको पोलराइजिंग डेंसिटी बोल देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को। तो ये हमारे पास क्या है, पोलराइजिंग डेंसिटी है। जो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। सस्केप्टिबिलिटी जो होती है वो यूनिटलेस होती है, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स होते हैं, आपको बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के भी यूनिट्स होते हैं। तो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, दो प्लेट्स हमने ली हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनके बीच में होगा, इनके लेफ्ट साइड राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि अगर इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं तो फील्ड सिर्फ बीच में होता है, और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। नाउ व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इसके अंदर प्लेस करते हैं जिसका थिकनेस जो है वो हम ले लेते हैं टी। ठीक है, ये टी थिकनेस लिए तो क्या होगा, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको फील्ड में रखा तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पीछे पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर बन जाता है। ठीक है, लेकिन बाउंड चार्जेस हैं इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो जो नेगेटिव एंड्स हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इधर नेगेटिव सेंटर होगा चार्ज का, इधर पॉजिटिव इस टाइप से, यहाँ भी इस टाइप से नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से, नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप समझ सकते हैं कि ये एंड नेगेटिव होता जा रहा है स्लैब का, और ये वाला एंड क्या होता जा रहा है पॉजिटिव। लेकिन ये बाउंड चार्जेस है, मेटल्स में क्या थे फ्री चार्जेस, तो इसमें ये बाउंड रहेंगे आपस में, पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर नेगेटिव एंड बन रहा है और इधर क्या बन रहा है पॉजिटिव एंड बन रहा है। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर एक फील्ड इंड्यूस होगी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था आपका इस डायरेक्शन में था, इस तरफ को राइट साइड में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री होगा, कोस 180 भी क्या होता है -1। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे माइनस सिग्मा डैश लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस सिग्मा डैश, ये इस टाइप से। तो व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक medium slab of thickness T is placed in the electric field, then induced electric field, induced यानी कि जो induce हुआ, set up inside the dielectric due to dielectric polarization which opposes the electric field। तो जो net electric field है, hence net electric field inside स्लैब, तो इस स्लैब के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है उसका वेक्टर सम। लेकिन थीटा दोनों के बीच में 180 है, कोस 180 पे क्या होता है -1। तो अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इक्वल हो जाएगी, ई नोट माइनस ई आई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ई नोट की जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ई नोट होगा आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गिवन आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, वेयर सिग्मा डैश इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और सिग्मा डैश जो होता है ये याद रखना आपने, वो लेस देन सिग्मा होता है डाइलेक्ट्रिक्स के केस में, जबकि मेटल्स के केस में दोनों क्या थे, इक्वल थे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया था, 0 बन गया था। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इसमें इस टाइप से आएगा आपके पास। तो इसको रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने थोड़ा सा क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसमें, और ये ई नेट को क्या बोल देते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस क्यों बोला इसने, क्योंकि जो अप्लाइड फील्ड है उसको इंड्यूस्ड फील्ड ने थोड़ा क्या किया, कम किया। तो ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कम होकर के आता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें रिड्यूस्ड फील्ड होगा, बाहर अप्लाइड फील्ड है लेकिन अंदर जो होता है वो रिड्यूस्ड फील्ड होता है, जबकि मेटल में पूरी तरह से वो 0 पे रिड्यूस हो जाता है, तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से ये सब इसमें हुआ है। अब जो स्लैब हमने प्लेस की थी उस स्लैब को
थिकनेस हमने टी लिया था, तो उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये स्लैब थी हमारे पास, ये स्लैब, ये वाला स्लैब जो था, और उसकी टी थिकनेस, ये टी थिकनेस हमने ली, ये इस स्लैब को हमने प्लेस किया था ऐसे उठा करके, और उसमें तो एक फेस के ऊपर अभी जैसे मैंने बोला कि कौन सा चार्ज एकमुलेट हुआ था, पॉजिटिव चार्ज, और एक फेस पर कौन सा चार्ज एकमुलेट हुआ था, नेगेटिव चार्ज एकमुलेट हुआ था, इकट्ठा हुआ था। ठीक है, तो ये इनके बीच में सेपरेशन हो गई। तो डाइपोल मूवमेंट कितना इंड्यूस हुआ स्लैब के अंदर, वी नो दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट जो इसमें इंड्यूस हुआ, डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट होगा इसमें हमारे पास, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से लिख देते हैं, स्मॉल पी से। तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हमारे पास हो गया चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। ठीक है, चार्ज, ये जो चार्ज इन फेसिस के ऊपर होगा वो चार्ज आपको लेना पड़ेगा, सेपरेशन ये जो टी थिकनेस है वो हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं चार्ज को सिग्मा डैश इंटू में, सिग्मा डैश इंटू में एस। ठीक है, सिग्मा डैश क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एस क्या है, एस विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस। ठीक है, ये जो फेस है इसका एरिया ये है, और इस फेस का भी एरिया क्या है, एस है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। तो इससे क्यू चार्ज जो इंड्यूस चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया। तो पी किसके इक्वल हो गया आपके पास, ये होगा सिग्मा डैश इंटू में एस मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सिग्मा डैश एस मल्टीप्लाई बाय टी। अब हम निकालना चाहते हैं पोलराइजिंग डेंसिटी, पोलराइजिंग डेंसिटी, पोलराइजिंग डेंसिटी पी वो क्या होती है, वो होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो डाइपोल मोमेंट था इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिग्मा डैश एस मल्टीप्लाई बाय टी, वॉल्यूम कितना होगा स्लैब का, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, दैट इज एस मल्टीप्लाई बाय टी। एस एस कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो पी किसके इक्वल आ गया, सिग्मा डैश के। तो न्यूमेरिकली हमने क्या कंक्लूड किया कि जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पोलराइजिंग डेंसिटी की इक्वल होती है, पोलराइजिंग डेंसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द पोलराइजिंग डेंसिटी। थैंक यू।